नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। नियोजित शिक्षकों जिन्हें सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है, उनसे जुड़े 6 गंभीर प्रश्नों का जवाब लिखित रूप से विभाग एवं मंत्रालय स्तर से दिया गया। हालांकि फेज 1 का जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनका योगदान जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही हो चुके हैं और क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षक-शिक्षिकाओं को जिन्हें 1 मार्च को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, उनका योगदान अभी कराया जा रहा है। अब जो ये गंभीर 6 प्रश्नों के जवाब जो दिए गए हैं, तो कहीं न कहीं सैकड़ों शिक्षकों जिन्होंने नियुक्ति पत्र पा लिया है या फिर योगदान दे दिया है, उनको प्रभावित करेगी ये। अब कौन से ऐसे 6 प्रश्न हैं जिसका जवाब जो है सैकड़ों नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों के लिए माथे का दर्द बना हुआ है, सरदर्द बना हुआ है। पहला प्रश्न है कि कोई नियोजित शिक्षक जो अभी निलंबन अवधि में है और वह यदि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है, तो क्या वह इसी बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। जब तक उसकी निलंबन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक वह विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान नहीं कर सकता है। उसे इंतजार करना होगा उस घड़ी का जिस घड़ी उसका निलंबन का अवधि समाप्त हो जाता है और समाप्त हो जाएगा तो जाकर के वो योगदान कर लेगा, कोई इशू नहीं। दूसरा जो बेहद ही गंभीर मुद्दा है, वह यह है कि कोई भी शिक्षक या शिक्षिका जो नियोजित हैं और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान देना है। लेकिन समस्या यह है कि या तो वे अर्न्ड लीव पर हैं, या वे स्टडी लीव पर हैं, या वे मेडिकल लीव में हैं, या मैटरनिटी लीव में हैं। और चूंकि अवधि लंबा है और जो समयावधि तय किया गया है योगदान हेतु, उस समयावधि के अंदर वे फिजिकली प्रेजेंट होकर के योगदान नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो उनके लिए बेहद ही सरल उपाय सुझाया गया। जो भी इस प्रकार के लंबे छुट्टी में हैं, उन्हें अपना योगदान प्रपत्र जो है वह अपने संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल करना है। और जब जिला शिक्षा पदाधिकारी को किसी भी शिक्षक शिक्षिका का विशिष्ट शिक्षक से संबंधित नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, योगदान पत्र जब प्राप्त होगा, तो वह वहां से वे स्वीकृत कर देंगे, आपका योगदान जो है हो जाएगा। अब कुछ छुट्टी का जो समय था वह आप नियोजित के तौर पर बिताएं और जिस दिन आपका ऑनलाइन योगदान हो गया, स्वीकृति जब डीओ का मिल गया या विशिष्ट शिक्षक अब बन चुके हैं, जो आपने योगदान प्रपत्र ईमेल पर उन्हें भेजा था, तो उस दिन से अब आप विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अपना शेष जो है छुट्टी काटेंगे। यदि सवैतनिक छुट्टी है, चाहे किसी भी प्रकार का छुट्टी है और आपको उस छुट्टी का वेतन दिया जा रहा है, तो जब तक आप नियोजित शिक्षक के तौर पर छुट्टी काटे उतना दिन आपको जो वेतन भत्ता नियोजित के तौर पर बन रहा था वो दिया जाएगा। और जिस दिन आप योगदान कर लेते हैं उसके बाद से विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो आपका वेतन भत्ता मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। जैसे जो मातृत्व अवकाश है, तो प्रत्येक माह मातृत्व अवकाश में रहने वाले महिलाओं को वेतन देने हैं। तो जब तक कोई मातृत्व अवकाश में नियोजित के तौर पर थे, तो नियोजित का जो वेतन भत्ता था वो मिलना था उनको, और जब वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिया उसके बाद जो वेतन भत्ता विशिष्ट का बनेगा वो उनको मिलेगा। तो ये प्रावधान सुझाया गया। अब तीसरा जो प्रश्न है वह है कि यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका जो नियोजित हैं 1 to 5 में है और वे 6 to 8 का क्षमता परीक्षा अटेंड कर लिए, पास भी हो गए, उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया और वे योगदान कर लिए, तो अब क्या हो सकता है उनके लिए? इस पर आपत्ति जताते हुए विभाग और मंत्रालय स्तर से जो जवाब आता है वह स्पष्ट रूप से यह आता है कि कैसे ऐसे संभव हो सकता है। जब डीपीओ के पास आवेदन गया था, उस समय डीपीओ ने इसे डाउटफुल क्यों नहीं किया? क्यों वह अप्रूव्ड करके और बीएससीबी को भेज दिया?
ऐसा कैसे आखिर? इतना लापरवाही है यह कि कोई शिक्षक शिक्षिका 1 टू 5 में है और वह 6 टू 8 में समता परीक्षा के लिए आवेदन करता है, उसका आवेदन स्वीकृत भी हो जाता है, परीक्षा भी वह दे देता है, रिजल्ट भी घोषित हो जाता है, काउंसलिंग भी उसका करा लिया जाता है, नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, योगदान भी करा लिया, ऐसा कैसे? लेकिन इसमें एक और बात है कि जो फिजिकल टीचर हैं, जो शारीरिक शिक्षक व स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, तो उनका 1 टू 5 और 6 टू 8 दोनों के लिए एक ही ग्रेड था वो, और इसलिए जो है वो कंफ्यूज थे और उन्होंने भले ही 1 टू 5 में थे वो, लेकिन 6 टू 8 का वे क्षमता परीक्षा दिए और उत्तीर्ण हुए। तो ऐसा जो था जिनका कक्षा प्रथम से 8वीं तक में जिस समय उनका भर्ती हुआ था, उस समय सेम ग्रेड था, एक ही ग्रेड था, तो वैसे शिक्षकों के लिए थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन जो 1 टू 5 में बहाल हुए हैं और 6 टू 8 का जो अलग ग्रेड होने के बावजूद भी उसमें क्षमता परीक्षा वो दे दी है, तो उनके लिए जो है यह समस्या है। और ऐसा जिन शिक्षकों ने किया है, तो उन शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, उनको पुनः जो है क्षमता परीक्षा देना पड़ेगा। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो उर्दू के शिक्षक या शिक्षिका हैं और उन्होंने सामान्य विषय का जो है परीक्षा दे दिया। 1 टू 5 में उर्दू के थे और सामान्य में वो उन्होंने परीक्षा दे दिया, उत्तीर्ण हो गए और काउंसलिंग हो गया, नियुक्ति पत्र मिला, योगदान भी कर लिए। अब वैसे शिक्षकों के साथ क्या होगा, तो उसके लिए भी स्पष्ट जो है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निर्देश निर्गत होता है कि वैसे शिक्षकों का आखिर कैसे जो है डीपीओ डाउटफुल नहीं किया, उसको कैसे अप्रूव्ड करके बीएससीबी को भेज दिया, कैसे उसका काउंसलिंग हो गया, नियुक्ति पत्र मिल गया, योगदान कर लिया वो। सोचनीय है, विचारणीय है। तो जो उर्दू के थे और सामान्य विषय में आकर के जिन्होंने क्षमता परीक्षा दिया, तो उन शिक्षकों के लिए भी गंभीर है यह मुद्दा बन गया। तो वैसे शिक्षकों को नियोजित के में ही रखा जाएगा और पुनः उनको क्षमता परीक्षा दिए जाएंगे। तो जो भी वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो पीआरटी में थे और उन्होंने जो है टीजीटी में परीक्षा दे दिया, अर्थात 1 टू 5 में थे, 6 टू 8 में भी उन्होंने परीक्षा दे दिया है, तो उन्हें पुनः परीक्षा देना पड़ेगा। जो उर्दू विषय से थे और सामान्य विषय से जिन्होंने परीक्षा दे दिया है, उन्हें भी पुनः जो है क्षमता परीक्षा देकर के उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी उन्हें विशिष्ट शिक्षक जो है बनाया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। पांचवा जो सवाल है वह यह है कि जिस समय कोई क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करता है, परीक्षा देता है, उस समय उसका विद्यालय का अस्तित्व था, लेकिन बाद में जब योगदान का समय आता है, तो उसके विद्यालय का अस्तित्व समाप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं हो पाए या नामांकन की संख्या कम थी, इसलिए आसपास के विद्यालय में उसका जो है संविलियन कर दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया। अब वह किस विद्यालय में योगदान करेगा, तो उसके लिए जवाब आता है कि उसका विद्यालय आस पड़ोस के जिस विद्यालय में मर्ज हुआ है, उस विद्यालय में वह निश्चित होकर के बेझिझक योगदान करे, कोई समस्या नहीं है। छठा जो सवाल है वह यह है, बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक या शिक्षिका हैं जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, अब उन्होंने भी क्षमता परीक्षा दिया, उत्तीर्ण हुए, उनका नियुक्ति पत्र मिला, अब योगदान लेना है तो क्या करें, तो खुद के समक्ष ही वह अपना योगदान पेश करेंगे, कोई समस्या नहीं है, चूंकि वह खुद ही अपने विद्यालय का प्रधानाध्यापक है ही, तो वह खुद योगदान करेगा, अपने समक्ष योगदान प्रपत्र जो है पेश करेगा, कोई समस्या नहीं है। तो यह 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वह लिखित तौर पर मिला है। और अब हम समझते हैं कि नियोजित से विशिष्ट बनने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको लेकर के जो गंभीर मसले थे उसका समाधान अब मिल चुका है, लेकिन यह समाधान मिलते ही कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनके लिए यह समाधान एक समस्या बन चुका है। हालांकि भविष्य में खतरा होता ही उन्हें, तो अभी ही यदि यह खतरा टल जा रहा है, क्योंकि अभी 2 ही चरण की क्षमता परीक्षा आयोजित हो पाए हैं, तीसरा चरण हेतु आवेदन हो रहा है, चौथा चरण होगा, पांचवा चरण होगा, और यदि सभी पांचों चरण की क्षमता परीक्षा संपन्न हो जाते और उसके बाद जब यह समस्या उजागर होता और फिर यह जो है एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बन जाता, तो फिर आप कहाँ का रहते, कहीं का नहीं रहते, आप नियोजित ही अंततः रह जाते। इसलिए अभी आपके पास अवसर है और आप क्षमता परीक्षा फेज 3 हेतु आवेदन करें, उसमें सम्मिलित हो, जिस ग्रेड में है उसी ग्रेड हेतु आप आवेदन करें, जिस विषय के शिक्षक हैं उसी विषय हेतु आप आवेदन करें, और फिर
उसे उत्तीर्ण करें, आपका काउंसलिंग होगा सफलतापूर्वक, फिर योगदान पत्र मिलेंगे और आप विशेष शिक्षक बन राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षकों का, गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।